हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2। इसे पिछले वाले वीडियो में हमने 11.1 तक कवर किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप पीछे के जितने भी वीडियो हैं वो देख सकते हो। और यदि आपका कोई टॉपिक या कोई चैप्टर रह गया है तो उसके लिए स्पेशल आप प्लेलिस्ट में जाकर ऊपर सर्च कर सकते हो, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रश्नावली 11.2। तो पीछे जो प्रश्नावली 11.1 थी वो थी किस पर? सीधे समानुपात पर। किस पर थी? सीधे समानुपात पर। और सीधे समानुपात का हमने फॉर्मूला पढ़ा था x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ये हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था इसका। अब हम देखते हैं आगे। जो 11.2 है वो है हमारी प्रतिलोम समानुपात पर। किस पर है? प्रतिलोम समानुपात पर। लेकिन हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा हमारे, उसमें कहीं दे नहीं रखा होगा कि कहाँ पर आपको सीधा समानुपात लगाना है और कहाँ पर आपको प्रतिलोम समानुपात लगाना है। तो जैसे हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी प्रश्नावली 11 की सीधे समानुपात का, तो सीधे समानुपात का तो फॉर्मूला हो गया था x1 बटे y1 x2 बटे y2। और जो प्रतिलोम समानुपात है उसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 बटे y1, ये x1 बटे x2 बराबर y1 y2 बटे y1। आपको ये फॉर्मूला याद करना था। तो ये तो हमारा पार्ट फर्स्ट था। और इसके बाद में ये पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आगे देखते हैं हम कि सीधे समानुपात में तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई किसी मात्रा में, एक मात्रा में यदि कमी की जाती है तो दूसरी मात्रा में कमी होती है, और यदि एक मात्रा में वृद्धि की जाए तो दूसरी मात्रा में भी वृद्धि होती है उसी अनुपात में। तो वो तो सीधा समानुपात था। और प्रतिलोम समानुपात हमने पढ़ा कि जब एक मात्रा में कमी की जाती है तो दूसरी मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है, या फिर एक मात्रा में वृद्धि करे तो दूसरी में कमी हो जाती है। तो उसे बोला जाता है प्रतिलोम समानुपात। और प्रतिलोम समानुपात का हमने फॉर्मूला पढ़ा था x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। यह फॉर्मूला किसका था? प्रतिलोम समानुपात का। x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है? प्रतिलोम अनुपात के बारे में बताना है कि इनमें से कौन से प्रतिलोम अनुपात में है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो व्यक्तियों की संख्या और समय के बीच में सीधा समानुपात है या फिर प्रतिलोम समानुपात है, तो इसका आंसर हमें देना है। तो एक बार हम इसको समझते हैं कि एक ही कार्य में यदि व्यक्तियों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, कार्य उतना ही कम समय में पूरा हो जाएगा। तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने या घटाने पर समय पर है वो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप व्यक्तियों की संख्या बढ़ाओगे तो आपको समय कम लगेगा, और यदि आप व्यक्तियों की संख्या कम करोगे तो आपका समय है वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा संबंध हो रहा है? प्रतिलोम समानुपात। तो हम लिख लेंगे प्रतिलोम समानुपात। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतिलोम समानुपात। इसी के आगे देखते हैं, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। समान चाल से चल रहे हैं हम, तो समय और दूरी का बताना है कि आप समय और दूरी का यदि मान देखना चाहते हैं तो आपका सीधा समानुपात आएगा या फिर प्रतिलोम समानुपात। तो जितना ज़्यादा समय होगा दूरी भी उतनी हम ज़्यादा तय करेंगे। या फिर उल्टा देख सकते हैं हम कि जितनी ज़्यादा दूरी आप तय करोगे आपको समय उतना ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी होता है साइंस का, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर
दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये यहाँ पर समय जितना ज़्यादा हम समय लेंगे दूरी भी उतनी ही ज़्यादा तय होगी। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है? यहाँ पर सीधा समानुपात आ रहा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? सीधा समानुपात। सीधा समानुपात, क्योंकि जितना ज़्यादा समय लेंगे हमारा दूरी भी है वो उतनी ही ज़्यादा तय होगी। तो सीधा समानुपात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसी का थर्ड, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो जितना ज़्यादा हम क्षेत्र में खेती करेंगे हमारे फसल भी है उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी कौन सा संबंध आ रहा है? सीधा समानुपात। सीधा समानुपात। आप इसका आंसर पूरा लिख सकते हो कि जितने ज़्यादा एरिया में फसल उगाई जाएगी उतनी ही ज़्यादा फसल होगी। 4 नंबर देखते हैं हम, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। समय और चाल के बारे में पूछा है। तो जितनी ज़्यादा हम समय लेंगे या फिर जितने ज़्यादा हमारी चाल होगी समय उतना ही क्या लगेगा? कम लगेगा। या फिर चाल अधिक होगी तो समय वो क्या लगेगा? कम लगेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, वैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर समय और चाल का पूछा है। तो समय और चाल है वो एक दूसरे के क्या हैं? प्रतिलोम है। क्या है? एक दूसरे के प्रतिलोम। तो यहाँ से लिख देंगे हम कौन सा समानुपात है? ये प्रतिलोम समानुपात हो गया। ये प्रतिलोम समानुपात, क्योंकि जितनी ज़्यादा चाल होगी समय उतना ही क्या लगेगा? कम। तो ये प्रतिलोम समानुपात आंसर आ जाएगा इसका। अब है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी भूमि का क्षेत्रफल उतना ही क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कम होगा नहीं, भूमि तो क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, लेकिन प्रति व्यक्ति है वो भूमि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम। ये तो हम देख रहे हैं जितनी हमारी जनसंख्या इंडिया की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है प्रत्येक व्यक्ति को जगह है वो कम मिलती जा रही है। पहले सभी के पास जगह बहुत सारी होती थी, आज का रहने खाने के लिए, ये रहने के लिए भी क्या है? जगह नहीं है। खाने के लिए तो क्या चाहिए? ज़मीन। अब देश की जनसंख्या हो तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है हमें कौन सा हो जाएगा? प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम में समानुपात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें बताना था कि सीधा समानुपात है या फिर प्रतिलोम समानुपात है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपात है या फिर व्युत्क्रमानुपात। अनुक्रमानुपात का मतलब होता है सीधा संबंध, सीधा समानुपात, और व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सीधा समानुपात है प्रतिलोम समानुपात। तो पहले हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि जितने राशि तो 1 लाख फिक्स है। अब यदि एक विजेता होगा तो उसी को पूरे 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, और यदि विजेताओं की संख्या 2 आ गई तो उसी 1 लाख को 2 जनों में बांटेंगे तो 50-50 हज़ार रुपये आएंगे। तो जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ेगी उनको मिलने वाली राशि भी है वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ पर साफ हमें नज़र आ रहा है कि कौन सा समानुपात हो गया? यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो आंसर कि विजेताओं की संख्या तथा पुरस्कार की राशि है वो प्रतिलोम समानुपात में है। लिखेंगे विजेताओं की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि में प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ेगी पुरस्कार की राशि है वो प्रति विजेता को कम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इसको सारणी को भरने के लिए
आपको क्या करना है मैं यहाँ से सीधा ही बता देता हूँ। जैसे यदि 1 है तो 1 लाख एक जने में आ जाएगा। विजेताओं की संख्या अब कितनी की जा रही है, यहाँ पर 2 की जाती है तो 50-50 हज़ार मिलेंगे। अब कह रहा है कि यदि विजेताओं की संख्या 4 हो जाएगी तो धनराशि वो कितनी मिलेगी। तो हम लिखेंगे विजेताओं की संख्या 4 हो तो विजेताओं को दी जाने वाली राशि। तो लिखेंगे विजेताओं की संख्या 4 है तो प्रत्येक विजेता को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी। वहीं 1 लाख की रुपए तो 1 लाख की है, उसमें 4 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो प्रत्येक विजेता को वो कितने रुपए मिलेंगे, 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। इसी के साथ यदि विजेताओं की संख्या 5 हो तो अब आप यही लाइन बार बार लिख लेना कि विजेताओं की संख्या 5 हो तो प्रत्येक विजेता को मिलने वाली राशि। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, यदि 5 विजेता होंगे तो वहीं 1 लाख की राशि को 5 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20-20 हज़ार रुपये प्रत्येक को मिलेंगे। इसी के साथ यदि विजेताओं की संख्या कितनी हो जाए, 8 हो जाए, तो 8 हो जाए तो 1 लाख में किसका भाग लगा देंगे, 8 का भाग लगाएं तो यह आ जाएगा हमारे पास 12,500 रुपये। कितने, 12,500 रुपये। प्रत्येक विजेता को 12,500 रुपये दिए जाएंगे। आगे कह रहा है कि यदि 10 हो तो विजेताओं की संख्या यदि 10 हो जाए तो 1 लाख को 10 में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक को 10,000 रुपये मिलेंगे। प्रत्येक विजेता को कितने रुपए मिलेंगे, 10,000। और आगे कह रहा है यदि विजेताओं की संख्या 12 हो जाए तो आप सेम ऊपर वाली लाइन लिख लेना और नीचे 12 का भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा आपके पास, ये 12 का नहीं पूछा है, 20 का पूछा है। और 20 का पूछा है तो यहाँ पर पूछा तो 12 का ही है, यहाँ पर शायद मिस प्रिंट हो गया, ये 10 के बाद में 12 ही है या 20 है। चलो 12 के हिसाब से देख लेते हैं। 12 है तो इसमें भाग लगाएं 12 का, तो 12 × 84, 7 और ये हो जाएगा फिर 84 के बाद में 22 × 4 = 96, 12 8 96, 4 बच जाएगा, 4 का आगे 0 ले लेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर 12 × 12 बाद में 24 और 12 36, फिर वापस कितना 4 बच जाएगा, फिर 40, फिर 12 36। तो मेरे इस हिसाब से समथिंग 8,8333.33 रुपये मिलेंगे। और यदि यहाँ पर मिस प्रिंट है तो यदि आप यहाँ पर 20 है तो 20 का भाग लगाओगे तो प्रत्येक को 5,000 रुपये मिलेंगे। तो जितने विजेताओं की संख्या बढ़ेगी पुरस्कार की राशि है वो उतनी क्या हो जाती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच कोण है वो क्या रहे, बराबर। कि जितनी भी तीलियां लगाए कोण हमेशा क्या रह रहा है, बराबर रह रहा है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। तो जैसे जैसे यहाँ पर पहले दे रखा है कि यदि 4 तीलियां लगाना चाहता है वो पहिए में, इस प्रकार यदि वो 4 तीलियां लगाए, ये पहिया है, ये उसने 4 तीलियां लगा दी, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये 4 तीलियां लगा दी उसने। तब 4-4 तीलियां यदि समान अंतराल ले बीच में कोणों का, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का। इसी प्रकार यदि वो अब तीलियों की संख्या कितनी कर दे, 6 कर दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 तीलियां हो जाएगी तो 6 कोण बनेंगे और वो भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर। और तब कह रहा है कि वो 60 डिग्री का रहेगा। तो जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कोण के मान में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। तो ये भी कौन सा समानुपात हुआ, प्रतिलोम समानुपात।
तो यहाँ से यदि प्रतिलोम समानुपात के लिए हम फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से 8 का पूछा है। मैं सबसे पहले किसका पूछा है, यदि 8 तीलियाँ होगी तो कोण कितने डिग्री का बनेगा। जैसे 90 के लिए 4 का बन रहा है, 90 के लिए कितने का बन रहा है, 4 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले टोटल कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री, यदि 4 तीलियाँ होंगी तो 360 में 4 का भाग लगाएंगे तो 90 आएगा, 360 में 6 का भाग लगाएंगे तो 60 आएगा। इसी प्रकार हमें 360 में पहले 8 का भाग लगाना है, फिर 10 का भाग लगाना है और फिर 12 का भाग लगाना है। या फिर यदि आप फॉर्मूले से करना चाहो तो इसको मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1, इसको मान लेते हैं x3 और ये हो जाएगा y3। और फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है कि x1 बटे, एक बार लिख लेते हैं, प्रतिलोम समानुपात से। किसे, प्रतिलोम समानुपात से। दोनों से बताएंगे, सीधा भी आंसर इसका प्रतिलोम समानुपात से x1 बटे, फॉर्मूला इधर एक बार मैं लिख रहा हूँ, x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। तो इसके नीचे x के नीचे x का मान आएगा तो x1 के नीचे x3 आएगा, x1 के नीचे x3 आएगा और बराबर जो y2 है उसकी जगह अब की बार y3 है, तो y3 तो ऊपर चला जाएगा और जो y1 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार फॉर्मूला आपको बनाना है, या फिर इसी फॉर्मूले को आप x1 y1 बराबर x3 y3 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर x1 का मान तो है 4 और x3 का मान है 8, तो यह आ जाएगा 4 बटे 8 बराबर y3 का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो y3 का मान की तो y3 और इसकी जगह आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमें वज्र गुणा करना है, तो वज्र गुणा करें तो यहाँ से 8 को तो y3 से गुणा करेंगे तो 8y3 बराबर 90 गुणा 4। y3 का मान निकालने के लिए 90 गुणा 4 में हमें 8 का क्या देना पड़ेगा, भाग। ये कट गया कितनी बार, 2 बार, और ये 2 से 90 कट गया कितनी बार, 45 बार। तो y3 का मान वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब आपको दूसरा तरीका भी बता दें कि टोटल है वो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 का। तो जब 8 तीलियां हैं तब कोण कितने का बनेगा, तो लिखेंगे हम कि 8 तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण, 8 तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण, और बीच का कोण तो टोटल 360 डिग्री में हम 8 तीलियों का भाग लगा देंगे तो हमारे पास आंसर कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री। चाहे आप इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो। अब मैं बाकी इसी से कर रहा हूँ। अब 8 तीलियों के लिए आ जाएगा 45 डिग्री। अब किसके लिए पूछा है, 10 तीलियों के लिए, तो लिखेंगे 10 तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण, और उसी 360 डिग्री में 10 का क्या लगा देंगे, भाग। तो यहाँ से कितना डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री। अब निकालते हैं 12 के लिए, तो 12 के लिए भी सेम यही लाइन लिखनी है, तो आ जाएगा 360 डिग्री बटे 12 और ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर। अब पर्सन ने और भी पूछा यहाँ पर कि क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों की संख्या के बीच का कोण है वो प्रतिलोम समानुपात में है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। तो ये तो हाँ या नहीं में आंसर देना है, तो आ जाएगा प्रतिलोम समानुपात में है। अब 15 तीलियों वाले एक पहिए के बीच में कोणों की संख्या, ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो 12 तक तो हमने ज्ञात किया ही है, तो ये इसके लिए लिख देंगे। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, 360 डिग्री में 15 का क्या लगा देंगे, भाग। तो 15 कम 15, 15 30 और 15 चौके 60, कितने डिग्री का आ जाएगा, 24 डिग्री। यदि उस पहिए के अंदर हम 15 तीलियां समान अंतराल पर लगाएं तो आपके पास 24 डिग्री का एक कोण प्राप्त होगा। इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच 40 डिग्री का कोण हो तो तीलियां कितनी लेनी पड़ेगी। अब की बार थोड़ा सा प्रश्न उल्टा पूछा है,
तीलियों की संख्या हमसे पूछी है। तो तीलियों की संख्या के लिए आपको क्या करना है, 40 360 में 360 डिग्री में 40 का क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 9 तीलियाँ। यदि तीलियाँ पूछे तो कोण का भाग लगा दो, और कोण पूछे तो तीलियों का भाग लगा दो। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 360 डिग्री बटे 40, और आंसर आ गया हमारे पास 9 तीलियाँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो यदि किसी डिब्बे की मिठाइयों को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या 4 कमी कर दी जाए तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितनी मिलेगी। तो ये पहले तो देखते हैं कि सीधे समानुपात में है या फिर प्रतिलोम समानुपात में है। तो जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी, मिठाई है वो सभी को क्या आएगी, मिठाई कम मिलेगी सभी को। जैसे एक स्कूल में यदि इंडिपेंडेंस डे या फिर कोई भी जो फंक्शन होता है उस पर यदि बच्चों को टॉफ़ी या मिठाई बांटनी हो, तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे मिठाई है वो सभी को कम कम मिलेगी, और यदि कम बच्चे हैं तो मिठाई है वो ज़्यादा मिलेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर कौन सा संबंध आ रहा है, प्रतिलोम समानुपात है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि बच्चों की संख्या या फिर मिठाई लिख लेते हैं कि मिलने वाली मिठाई बच्चों की संख्या के प्रतिलोम समानुपात में। किसमें, प्रतिलोम में समानुपात में, प्रतिलोम समानुपात में है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे मिठाई उतनी ही कम मिलेगी। तो यहाँ से हम यदि सारणी बनाकर करें तो सारणी बना के कर सकते हैं। एक तरफ तो लिख लेते हैं हम बच्चों की संख्या, और एक तरफ लिख लेते हैं मिठाई। तो जैसे बच्चों की संख्या यदि 24 है तो मिठाई 5-5 मिलेगी, और एक करेगा बच्चों की संख्या में 4 कमी कर दें तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। तो आपको मिठाई कितनी मिलेगी, तो हम इसको लिख लेते हैं y2। ये तो हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये y1 और y2। अब लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात से, प्रतिलोम समानुपात से। तो प्रतिलोम समानुपात का सूत्र है x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। तो x1 का मान तो है 24 बटे x2 का मान है 20, y2 का मान आ गया 5, y2 की तो जगह y2 रहेगा, और y1 का मान कितना है 5। अब वज्र गुणा करें यहाँ से तो 20 y2 बराबर आ जाएगा 24 गुणा 5, और y2 का मान निकालने के लिए 24 गुणा 5 में 20 का भाग लगा देंगे। तो ये कट जाएगा कितने, 4 बार, और 4 से कट जाएगा 6 बार। तो y2 का मान वो कितना आ जाएगा, 6। तो प्रत्येक बच्चे को वो कितनी मिठाई मिलेगी, 6 मिठाई मिलेगी। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।